The stock market is a device for transferring money from the impatient to patient. Warren Buffett. Hello guys, we are back with another video और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक मार्केट स्कैम जिन्होंने पूरे नेशन को हिला के रख दिया था। इस वीडियो में हम लोग द सत्यम स्कैम, द केतन परेख स्कैम और हर्षद मेहता स्कैम, जो कि अब स्कैम 1992 की वजह से फेमस हुआ है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं और आपको ये भी बताएंगे कि इन लोगों ने अपने स्कैम को कैसे अंजाम दिया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द सत्यम स्कैम के बारे में। तो कुछ लोगों के मन में सवाल जरूर आया होगा कि ये सत्यम स्कैम क्या है। सत्यम कंप्यूटर्स एक हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी थी जिसको 1987 में मिस्टर रामलिंगा राजू ने फाउंड किया था। सत्यम कंप्यूटर्स उस टाइम में इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी और वो लिस्टेड थी BSE इन 1992 और NYSE इन 2001। सत्यम कंप्यूटर्स के लिए सब सही चल रहा था, लेकिन रियल एस्टेट ने मिस्टर राजू की लाइफ पूरी तरह बदल दी। मिस्टर राजू को हैदराबाद मेट्रो के अंदर की बात पता थी, इसलिए मिस्टर राजू ने माइटास इंफ्रास्ट्रक्चर और माइटास प्रॉपर्टीज खोला और मिस्टर राजू ने मेट्रो रूट के अराउंड लैंड खरीदना शुरू किया और उस पर फेक सेल्स इन्वॉइसेस बनाए। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स इन्वॉइसेस क्या होते हैं। तो सेल्स इन्वॉइसेस एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होते हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो मिस्टर राजू ने ये फेक सेल्स इन्वॉइसेस बनाना शुरू किए और उसने बैंक स्टेटमेंट के साथ ही हेरफेर की, क्योंकि उसको हायर कैश रिजर्व्स दिखाने थे। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हायर कैश रिजर्व्स होते क्या है। कैश रिजर्व्स एक कंपनी को या एक पर्सन को शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंडिंग प्रोवाइड कराता है। तो ये सब करने के बाद सत्यम शेयर्स के प्राइस बढ़ गए। मिस्टर राजू और उसके प्रमोटर्स ने फिर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए शेयर्स की प्राइसेस पे बेचना और प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए उन पैसों का उपयोग करने का फैसला लिया। फिर सत्यम के प्रमोटर्स ने 1999 में अपनी हिस्सेदारी 24% से घटाकर 2008 में बस 2% कर दी। इससे सत्यम कंपनी को और मिस्टर राजू के साथ साथ उनके प्रमोटर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन 2008 के रिसेशन ने उनको एक बहुत खतरनाक धक्का दे दिया। रियल एस्टेट्स के प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिर रही थी, वो लैंड को प्रॉफिट में बेच नहीं पा रहे थे और साथ ही जो गैप था रियल रेवेन्यू और फेक रेवेन्यू के बीच का, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसे अपना फ्रॉड रिवील करना पड़ा। मिस्टर राजू ने SEBI से ये कॉन्फेस किया फेक इन्वॉइसेस, फेक रिसिप्ट, कैश और प्राइस मैनिपुलेशन के बारे में, और जैसा होना था वही हुआ। स्टॉक्स की प्राइसेस गिर गई और मिस्टर राजू को इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिया गया और सत्यम को महिंद्रा ग्रुप ने एक्वायर्ड कर लिया। उसे नाम दिया गया महिंद्रा सत्यम और 2013 में उसे टेक महिंद्रा के साथ मर्ज कर दिया गया। तो ये थी सत्यम स्कैम की कहानी। एक कंपनी जिसने करोड़ों का फायदा किया, लेकिन शेयर्स गिरने की वजह से उनका फ्रॉड एक झटके में रिवील हो गया। आगे बढ़ते हैं द केतन परेख स्कैम के ऊपर। केतन परेख हर्षद मेहता के अंडर एक ट्रेनी थे। केतन परेख ने इंडियन शेयर मार्केट में दूसरा सबसे बड़ा स्कैम किया। हर्षद मेहता ने केतन परेख को बैंक रिसिप्ट दिए। केतन परेख ने इंडियन बैंकों के साथ स्कैम करने के लिए पे ऑर्डर का इस्तेमाल किया। लेकिन पहले बात करते हैं पे ऑर्डर के बारे में। पे ऑर्डर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक द्वारा ग्राहक के ओर से जारी किया जाता है, जो एक ही शेयर में किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को किसी विशेष राशि की भरपाई करने का ऑर्डर देते हैं। उन्होंने K10 शेयरों के रूप में 10 चुनिंदा शेयर्स के प्राइस को बढ़ाने के लिए डिप्लॉय पंप और डंप और सर्कुलर ट्रेडिंग रणनीतियों की तैनाती की। लेकिन पंप और डंप क्या होता है? पंप और डंप एक फॉर्म है सिक्योरिटीज फ्रॉड का, मतलब एक चिपली परचेज स्टॉक को हायर प्राइस पे बेचना, और सर्कुलर ट्रेडिंग भी एक सिक्योरिटीज फ्रॉड है। केतन परेख के K10 शेयर्स में ज़्यादा सूचना, संचार और एंटरटेनमेंट फील्ड की कंपनियां शामिल थी। अमिताभ बच्चन क्रॉप, जी, पेंटाफोर सॉफ्टवेयर, ऐसे कुछ K10 स्टॉक थे जिन्हें उन्होंने 1997 से 2001 .com बूम के साथ इन शेयर्स में अपने निवेश को सुनिश्चित किया, ताकि इन 10 शेयर्स में किसी की अननेसेसरी अटेंशन न जाए। HFCL का शेयर मूल्य 42 रुपये से बढ़ाकर 2300 रुपये किया। शेयर ऑफ ग्लोबल सर्विसेज को 85 रुपये शेयर से बढ़ाकर 3100 रुपये शेयर कर दिया। इसके बाद वो बैंक के साथ इन्फ्लेटेड स्टॉक रख सकते थे और बैंक से ज़्यादा लोन भी ले पाते थे।
उसी टाइम में आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ किया कि वो कंपनीज को सिर्फ मैक्सिमम 15 करोड़ का लोन दे सकते हैं, लेकिन बैंक अधिकारियों को रिश्वत देके उन्होंने एमएमसीबी से 800 करोड़ और जीटीबी से 100 करोड़ रुपए उधार लिए और K10 कंपनीज के प्रमोटर्स ने भी उन्हें पे किया, क्योंकि उनको भी उनके स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लेट करना था और फिर वो उन पैसों का इस्तेमाल करते स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लेट करने में। वो इस काम के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते। इससे स्टॉक में एक फ्री फ्लो तैयार हो जाता, रिटेल इन्वेस्टर्स को लालच आता और वो ये स्टॉक खरीद लेते। लेकिन 2001 और 2002 में जब .com बबल बस्ट हुआ तब सारे K10 स्टॉक्स का मैसिव फॉल हुआ। स्टॉक प्राइसेस में वो ना अब स्टॉक सेल कर सकते थे और ना फंड्स को रेज, क्योंकि एमएमसीबी बैंक और जीटीबी बैंक बंद हो गए थे क्योंकि वो बैंकरप्ट थे। इसलिए बैंक डिपॉजिटर्स को रिपे नहीं कर पा रही थी। तब आरबीआई ने एक इंक्वायरी लॉन्च की जिन्होंने इस फ्रॉड का पर्दाफाश किया। केतन परेख ने सबसे बड़े कॉन आर्टिस्ट से सीखा था, तो उसने सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए, जैसे .com बबल के दौरान और BSE के बजाय कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का उपयोग करना। लेकिन फिर भी वो पकड़े ही गए। उन्हें 2017 तक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रोक दिया गया और ये भी पता किया गया कि ये स्कैम 40,000 करोड़ तक का था। तो ये थी केतन परेख स्कैम की कहानी। तो अब आगे बढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैम की ओर, द हर्षद मेहता स्कैम। हर रात से लेकर रईस की कहानी तक हर्षद मेहता अपने जेब में केवल 40 रुपये लेकर मुंबई आए। उन्होंने जल्द ही शेयर मार्केट में अपने पैशन को डिस्कवर किया और अपनी खुद की ब्रोकिंग फर्म यानी कि ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट खोलने से पहले वो एक डिकेड तक स्टॉक ब्रोकर की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने ग्रोमोर कंपनी 1984 में खुली थी। 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ज़्यादातर बैंक्स काफ़ी इमेंस प्रेशर के नीचे अपने बॉटम लाइन को सुधारने में लगी थी। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था और इसमें ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज पार्ट ले रही थी। इस पॉलिसी की वजह से अब बैंक्स को गवर्नमेंट के साथ एक फिक्स परसेंटेज मेंटेन करना पड़ रहा था, क्योंकि उस वक्त आरबीआई ने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इम्प्लाई की थी, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी कहा जाता है, और बैंक्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी अलाउ नहीं किया गया था। इस पॉलिसी की वजह से बैंक्स की सरप्लस कैपिटल वॉल्स में पड़कर धूल चाट रही थी। इसके वजह से बैंक्स अपने एक्सेस कैपिटल दूसरे बैंक्स को लोन करने लगे। बैंक्स अब एक दूसरे को रेडी फॉरवर्ड डील से मनी लेंड कर रहे थे। तो ये रेडी फॉरवर्ड डील यानी आरएफडी होता क्या है? आरएफडी एक सिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन है जिसे एक बैंक दूसरे बैंक में डालती है, वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स के खिलाफ। लेकिन बॉन्ड्स को ट्रांसफर और बेकार का पेपर वर्क करने के बजाय बैंक्स बैंक रिसिप्ट यानी बीआर इशू करती है, ताकि उनकी डील सॉफ्टली और इजीली हो जाए। बैंक रिसिप्ट्स के वजह से एक्चुअल गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर नहीं होती थी, लेकिन शॉर्ट टर्म बाइंग और सेलिंग राइट जरूर फैसिलिटेट हो जाता था। हर्षद मेहता जैसे ब्रोकर्स बैंक्स के बीच में इंटरमीडियरीज के तौर पर काम करते थे। बैंक्स अपना बीआर ब्रोकर्स के नाम पे इशू करते थे और वो ब्रोकर दूसरे बैंक को मनी लेंड करता था। पैसों की लेंडिंग और बोरोइंग बैंक्स के बीच में अननोन रहती थी। हर्षद मेहता ने इस सिस्टम में एक लूपहोल डिस्कवर किया जो उन्हें इंडियन स्टॉक मार्केट्स का किंग बना सकता था। हर्षद मेहता पहले से ही स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़े खिलाड़ी थे, लोग इसलिए तो उन्हें बिग बुल बुलाते थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उन्होंने बैंक्स को कन्विंस किया कि वो सारे चेक्स उनके नाम पर इशू करें, ताकि वो बीआर्स को बाय और सेल कर सके। एक नॉर्मल आरएफडी डील में सिर्फ 2 बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हर्षद मेहता के आरएफडी डील्स में मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व थे। इसके एडिशन में हर्षद मेहता ने बैंक ऑफिशियल्स को कन्विंस किया नकली बीआर बनाने के लिए, जिसका कोई कोलेटरल नहीं था। इसी तरह से हर्षद मेहता ने फेक पेपर रिसिप्ट्स के चलते करोड़ों रुपए बढ़ाए। वो इन चेक्स को कैश करते और फंड्स को यूज़ करते स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लेट करने में। जब भी बैंक्स को रिपे करने का टाइम आता, वो अपने स्टॉक्स को हाई प्राइस में सेल करके उन पैसों से बैंक्स का प्रिंसिपल उनको वापस कर देते। अगर किसी भी तरह से वो अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पाए तो तीसरे बैंक को अप्रोच करके फंड्स को फर्स्ट बैंक में डाइवर्ट करते। इस वजह से स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त राइज हुआ और पूरे मार्केट में बुलिश एटमॉस्फेयर तैयार हुआ। इसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होते और बिग बुल के शेयर्स की वजह से अच्छा प्रॉफिट कमाते। लेकिन जैसे ही स्टॉक प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होने लगे, वो भी बिना किसी फंडामेंटल ग्रोथ की वजह से मार्केट्स फिर से क्रैश हो गए और हर्षद मेहता को इसका बड़ा झटका लगा।
शेयर्स को सेल करना और बैंक्स को उनका प्रिंसिपल रिपे करना हर्षद के लिए और मुश्किल होता जा रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने ये फ्रॉड रिवील किया और लैक ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स की वजह से स्टॉक प्राइसेस को क्रैश की वजह से हर्षद मेहता उस पोजीशन में नहीं थे कि वो आरएफडी लोन्स रिपे कर सके। इस तरह से 1992 का पूरा स्कैम डिस्कवर किया गया और हर्षद मेहता को 9 साल की जेल हुई। रिपोर्टेडली उन्होंने इंडियन बैंक्स में 5,000 करोड़ तक का स्कैम किया। तो गाइज, ये थी वीडियो 3 ऐसे स्टॉक मार्केट स्कैम की जिन्होंने पूरे नेशन को हिला के रख दिया था। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इसे शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।